नमस्ते फ्रेंड्स। LIC एडीओ 2023 रिक्रूटमेंट का जो मेन एग्ज़ाम है वो 23 अप्रैल को होने वाला है। इसलिए इस पेपर में इंश्योरेंस अवेयरनेस की 60 क्वेश्चन आने वाला है और इसलिए हम मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसका पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन में जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसका एक लिमिटेशन होता है। ऑप्शन नंबर 1, एल्ड्स ऑन दिस पॉलिसी इज हाई। इस पॉलिसी में जो इंटरेस्ट है वो बहुत हाई है। क्लियर एंड विजिबल मेथड ऑफ अराइविंग एट सरेंडर वैल्यू। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कैश एंड सेविंग्स वैल्यू component. एंड ऑप्शन नंबर 4, रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट इजी टू ascertain. इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न आता है वो पहले से वो निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 26 का 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि एक ट्रेडिशनल का एक जो लिमिटेशन होता है, जो पाबंदी रहता है, जो प्रॉब्लम रहता है वो ये कि इसका जो रिटर्न है वो असर्टेन नहीं होता, सर्टेन नहीं होता, नॉट इजी टू असर्टेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेयर वाज द यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस फर्स्ट। लाइफ इंश्योरेंस जो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, यूएसए इज द राइट आंसर। ए प्रीवियस ईयर NICL AA का पेपर है, ये इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, द सम एश्योर्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज जनरली लिंक टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होता है वो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। द सम एश्योर्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज जनरली लिंक टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कीमैन इनकम, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस हिस्ट्री एंड इन्फ्लेशन इंडेक्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो देखते हैं कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है। अगर कोई एक कंपनी ए है, उसके अंदर 4-5 एम्प्लॉय है, उसमें से कोई एक एम्प्लॉय बी है जिसको जो कोई भी पोस्ट में हो सकता है, MD होता है, CMD हो सकता है, लेकिन ये जो पर्सन है इस कंपनी में बहुत खास है। तो कंपनी क्या करता है, इसके लिए एक इंश्योरेंस लेता है कि अगर पर्सन बी को कुछ हो जाए तो कंपनी ए को इसका जो लॉस होगा वो उसका भरपाई करे। इसलिए कंपनी ए में बी इज़ अ की मैन। सो इसके लिए जो इंश्योरेंस होता है इसको कहता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेता है, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये होता है। तो द सम एश्योर्ड अंडर द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज जनरली लिंक टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस MRI कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर इंक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस, डिक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस एंड यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। MRI जो होता है वो एक डिक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखते हैं कि MRI दैट इज मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस ये क्या होता है। मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस ये क्या होता है। एक्चुअली अगर कोई एक पर्सन ए वो एक कंपनी बी से कुछ पैसा लोन लेता है तो उसके लिए उसमें कंपनी बी के तरफ एक इंश्योरेंस करता है कंपनी बी, क्योंकि अगर पर्सन ए इसका कुछ हो जाए तो ये जो पैसा है उसका लॉस हो जाएगा कंपनी को, इसलिए वो एक इंश्योरेंस करता है जो MRI कहलाता है। और इसलिए क्या होता है कि अगर इसके लिए एक लमसम और मे बी लमसम और एक रिकरिंग सम फिक्स्ड अमाउंट उसको पे करना पड़ता है ए को इस इंश्योरेंस के लिए। तो इसको कहता है MRI दैट इज मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, अगर ये उसका प्रीमियम पे करता है क्योंकि वो लोन का अमाउंट पे कर जाता है और धीरे धीरे उसका मॉर्गेज भी टोटल
क्लियर हो जाता है और इंश्योरेंस कवर भी खत्म हो जाता है। तो इट इज़ अ डिक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द बिलो लॉसेस आर कवर्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस के तहत कौन सा लॉस को भरपाई करता है? दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लॉस रिलेटेड टू द एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन ए की पर्सन इज अनेबल टू वर्क। कोई की पर्सन जब वर्क नहीं कर सकते तो उसको इसके लिए कंपनी को जो लॉस होता है, इस लॉस को भरपाई करने के लिए कीमैन इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेता है कंपनी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज द प्रीमियम डिनोट्स इन रिलेशन टू द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या होता? प्राइस पेड बाय एन इंश्योर्ड फॉर परसेइंग द पॉलिसी। कोई एक व्यक्ति जो इंश्योरेंस लेता है उसके लिए जो प्राइस पे करता है कंपनी को, उसको कहता है प्रीमियम। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये LIC एडियो 2019 में आया था। व्हिच ऑफ द बिलो इज नॉट ए फैक्ट इन डिटरमाइनिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसमें से कौन सा एक फैक्ट है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को डिटरमाइन नहीं करता? मोर्टेलिटी, रिवेट, रिजर्व एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। यहाँ पर हर एक प्रीमियम को इफेक्ट करता है लेकिन रिवेट एक्सेप्ट नहीं करता इंश्योरेंस प्रीमियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ए पॉलिसी विड्रॉल। पॉलिसी विड्रॉल क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट आंसर है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी इन रिटर्न फॉर एक्रूड सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी विड्रॉल क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर देते हैं और उसके लिए उसका पास कंपनी के पास उसका जो पॉलिसी का अमाउंट होता है वो एक्रू होकर उसको सरेंडर वैल्यू प्रोवाइड करा जाता है, तब इस प्रोसेस को विड्रॉल कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड एज प्रूफ। इसमें से कौन सा एक प्रूफ है स्टैंडर्ड एज प्रूफ कहता है? रेशन कार्ड नहीं होगा, हॉरोस्कोप नहीं होगा, पासपोर्ट होगा एंड विलेज पंचायत सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो यहाँ पर पासपोर्ट इज द राइट आंसर। एग्जाम में आया था 2016 में एडीओ का एग्जाम में। इस तरफ से कौन कौन सा एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है स्टैंडर्ड एज प्रूफ का? आधार होता है, पैन होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, ये जो डॉक्यूमेंट पासपोर्ट भी होता है और एम्प्लॉय ID कार्ड होता है। इस तरफ से इस तरफ का प्रूफ को स्टैंडर्ड एज प्रूफ कर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच ऑफ द बिलो कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मोरल हैजर्ड। इसमें से किसको मोरल हैजर्ड कहता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इंश्योर्ड रिस्क बिहेवियर फॉलोड द परचेज ऑफ इंश्योरेंस, इसको मोरल हैजर्ड कहता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द बिलो फीचर्स विल बी चेक्ड इन मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट्स। मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट में इसमें से कौन सा फीचर्स को चेक करा जाता है? दैट इज 36, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हाइट, वेट एंड ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, एग्जामिन करता है जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। क्वेश्चन नंबर 37, which of the below document is an evidence of the contract between insurer and insured? Insurer means consumer and insurer means company, insured means customer। इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, एविडेंस होता है एक पॉलिसी का? दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज द राइट आंसर। जो बॉन्ड होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहा जाता है, वही होता है एक एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 38, इफ complex language is used to word a certain policy documents and it has given rise to an ambiguity, how will it generally be
कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पर किसका फेवर करता है? अगर कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज रहता है तो उसमें कौन सा किसको फेवर में जाता है? तो यहाँ पर जो फेवर ऑफ इंश्योर्ड, दैट इज कस्टमर की फेवर में जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट। इसमें से एक सिलेक्ट ऑप्शन कीजिए जिसको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट का बेस्ट डिस्क्रिप्शन होता है। दैट इज, अगर आप रीड करते हैं तो देखता है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बिकॉज इट इज द एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक एविडेंस होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, which of the below statement is false with regards to nomination? इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट वो फॉल्स होगा नॉमिनेशन की तरफ? अगर आप रीड करें तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए नॉमिनी हैज़ फुल राइट ऑन द होल ऑफ द क्लेम। जो नॉमिनी होता है वो क्लेम के लिए फुल राइट होता है। जो नॉमिनी होता है, अगर कोई पर्सन ए उसका नॉमिनी बी है और ए को इस ए का डेट हो जाए तो उसका जो नॉमिनी है ये फुल क्लेम, उसका जो पॉलिसी का फुल क्लेम कर सकता है। तो ए नॉमिनी हैज़ फुल राइट ऑन द होल ऑफ द क्लेम। तो ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, in order for the policy to accrue a guaranteed surrender value, for how long must the premium be paid as per law? ये जो क्वेश्चन है डाउटफुल है, क्योंकि डाउटफुल नहीं, क्योंकि पिछले साल एक IRD ने एक नोटिस पब्लिश किया और अमेंडमेंट किया कि पहले ये 3 साल का था जी। अगर प्रीमियम मस्ट बी पेड एटलीस्ट 3 ईयर्स consecutive years, 3 consecutive years। अगर मान लो कोई एक व्यक्ति 2023 में एक पॉलिसी लिया तो उसके बाद 24 एंड 25 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर को पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर चाहे तो सरेंडर करेंगे तो इसलिए उसको कुछ सरेंडर वैल्यू मिलेंगे। लेकिन अभी क्या होता है, ये 2 साल कर दिया, IRD ने 2 ईयर्स कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। पिछले साल ये अमेंडमेंट हुआ। मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये 3 ईयर्स लिखा रहेगा, लेकिन पिछले साल IRDAI ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नोटिस पब्लिश किया कि वो 3 साल के कैंसिल करके 2 साल कर दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज ए पॉलिसी डीम्ड टू बी लैप्स्ड? कब एक पॉलिसी लैप्स्ड हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इफ द प्रीमियम हैज़ नॉट बीन पेड इवन ड्यूरिंग डेज ऑफ ग्रेस। क्या होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति पॉलिसी लिया है, उसका क्वार्टरली और उससे ईयरली प्रीमियम देना पड़ता है जनवरी में। जनवरी का 30 या से जनवरी का 1 तारीख से 31 डे तक इसका टाइम रहता है। इसके बाद चालू हो जाता है ग्रेस पीरियड, और ग्रेस पीरियड रहता है 180 डेज। इसके अंदर अगर किसी ने इसका प्रीमियम नहीं भरा तो ये जो पॉलिसी होता है वो लैप्स्ड हो जाता है। तो इफ़ द प्रीमियम हैज़ नॉट बीन पेड इवन ड्यूरिंग डेज ऑफ ग्रेस पीरियड के अंदर अगर कोई उसका प्रीमियम नहीं भरा तो वो लैप्स्ड हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए पिछले ईयर का क्वेश्चन है, PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द अंडरराइटर रोल्स इन द इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी में अंडरराइटर का रोल क्या होता है? तो अगर पहले समझता है अंडरराइटर होता क्या है। अंडरराइटर मीन्स एक राइटर है जो अंडर कर लिखता है। दैट मीन्स अगर एक पॉलिसी जो पेपर होता है, पॉलिसी यहाँ पर जो पॉलिसी नहीं, जो प्रपोजल फॉर्म होता है, LIC का एक प्रपोजल फॉर्म होता है, उसमें जो प्रपोजल है
उसका फुल डिटेल्स रहता है, उसका नाम, उसका एड्रेस, एज एंड उसके साथ एज प्रूफ है, सब सब कुछ उसके साथ अटैच करता है। करने के बाद वो अंडरराइटर के पास जाता है। अंडरराइटर क्या होता है, उसको एग्जामिन करता है कि वो जो व्यक्ति का इंश्योरेंस कंपनी ये एक्सेप्ट करेंगे कि उसको रिजेक्ट करेंगे, कि उसका रिस्क कैसा है, वो किस तरह का जॉब प्रोफेशन में है, उसमें कितना रिस्क है, और एक्चुअली द प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल होगा क्या, ये चेक करता है। ये काम है अंडरराइटर। अगर अंडरराइटर पास कर दिए कि हाँ ये हम ले सकते हैं, तो वो प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट होगा। अगर अंडरराइटर कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिए, तो ये प्रपोजल फॉर्म कंपनी एक्सेप्ट नहीं करता है। ये काम है अंडरराइटर। क्योंकि सबके शेष में प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, अंडरराइटर के ऊपर। इसलिए अंडरराइटर अंडरराइटर इसका नाम दिया हुआ, क्योंकि ये सबसे नीचे लिखता है कि ये एक्सेप्टेबल और नॉट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डिसाइड्स एक्सेबिलिटी ऑफ रिस्क, ये जो काम है ये अंडरराइटर का काम है। बाकी प्रपोज, क्लेम करना, प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, कस्टमर रिलेशंस मैनेजर करना, ये सब नहीं काम होता है अंडरराइटर का। अंडरराइटर का काम यही होता है कि वो जो प्रपोजल है उसका रिस्क एनालिसिस करना और वो एक्सेप्टेबल होगा क्या, ये डिफाइन करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरराइटर डिसीजन। इसमें कौन सा एक अंडरराइटर का डिसीजन नहीं होता है, दैट इज क्लेम रिजेक्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो काम है रिस्क एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टैंडर्ड रेट्स, ये काम होता है। डिक्लिनेचर्स ऑफ रिस्क, पोस्टपोन्ड ऑफ रिस्क, ये सब काम अंडरराइटर का होता है। लेकिन क्लेम रिजेक्शन, क्लेम क्या होता है, अगर कोई एक पॉलिसी होल्डर का डेट हो जाता है, उसके बाद उसका फैमिली उसका हर एक डॉक्यूमेंट्स लेकर कंपनी के पास जाता है और वो जो बॉन्ड है वो सबमिट करता है, ये कहता है क्लेम। ये जो क्लेम वो अलग अलग एक बॉडी है, वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करता है कि क्लेम एक्सेप्टेबल होगा क्या, बट वो अंडरराइटर का काम नहीं होता है। तो यहाँ पर क्लेम रिजेक्शन इज नॉट ए डिसीजन ऑफ एन अंडरराइटर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ पॉलिसीज, आइडेंटिफाई अंडर व्हिच टाइप ऑफ पॉलिसी द claim payment is made in the form of periodic payments। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या कहता है कि एक तरफ एक पॉलिसी है, इसकी के तरफ क्या होता है, कुछ दिन रह के वो जो क्लेम अमाउंट होता है वो रुक के और इन पीरियोडिक पेमेंट मेथड में आता है, तो वो होगा मनी बैक पॉलिसी। क्योंकि इसका जो क्लेम और मैच्योरिटी होता है, अमाउंट होता है, वो एक साथ नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा पीरियोडिक पेमेंट मोड में जो कंज्यूमर है वो पाता है, इसलिए इसको मनी बैक पॉलिसी के अंदर रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, Mohesh has bought a life insurance policy with a critical illness rider. He has made absolute assignment, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एब्सोल्यूट असाइनमेंट किया था ऑफ द पॉलिसी इन फेवर ऑफ करण। एक टर्म इंश्योरेंस क्रिटिकल राइडर लिया था और क्या किया था कि एब्सोल्यूट असाइनमेंट किया करण की नाम पर फेवर में। तो महेश सफर्ड हार्ट अटैक एंड देयर इज अ क्लेम ऑफ 50,000 रुपीज अंडर द क्रिटिकल इलनेस राइडर, टू whom द पेमेंट बी मेड इन दिस केस। तो इन दिस केस द पेमेंट मेड टू करण, क्योंकि उसने एब्सोल्यूट असाइनमेंट किया करण के फेवर में, इसलिए करण इसका टोटल क्लेम बेनिफिट मिलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27, एज पर द गाइडलाइंस एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू प्रोसेस एन इंश्योरेंस प्रोसेस विद इन इंश्योरेंस प्रपोजल विद इन 15 डेज। आईडीए की गाइडलाइन हो, अगर कोई व्यक्ति आज से 23 अप्रैल को एक क्लेम किया, एक प्रपोजल फॉर्म सबमिट किया, तो उसके 15 दिन के अंदर वो प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे कंपनी, ये उसको पब्लिश और प्रोसेस करना चाहिए।
कंपनी को, ये IRD का गाइडलाइन होता है। 15 डेज यहाँ पर राइट आंसर। व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस पॉलिसी? हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस पॉलिसी का कौन सा इसमें जो ऑप्शन है उसमें से कौन होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या कहता है कि हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल एज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड। जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पॉलिसी होता है उसमें क्या होता है, हॉस्पिटलाइजेशन में जो चार्ज होता है और उसका पहले हॉस्पिटल के ले जाने तक और हॉस्पिटल के बाद जो एक्सपेंसेस होता है वो कवर होता है हॉस्पिटल एक्सपेंसेस पॉलिसीज के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स डज नॉट अफेक्ट द मॉर्बिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल? इसमें से कौन सा इफेक्ट मॉर्बिडिटी को इफेक्ट नहीं करता? तो यहाँ पर होगा स्पाउस जॉब, उसका माने हाउस ऑन, अगर हस्बैंड है उसका वाइफ क्या करता है इसके लिए उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मॉर्बिडिटी के, किंतु लेकिन जेंडर वाइज मॉर्बिडिटी चेंज होता है, हैबिट्स के लिए मॉर्बिडिटी चेंज होता है, रेसिडेंस लोकेशन, अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहता है तो उसका वहाँ पर अर्थक्वेक होने का चांस बढ़ जाता है, इसमें वो मॉर्बिडिटी बढ़ जाता है। अगर कोई आर्सेनिक वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम एरिया में रहता है और कोई एयर पोल्यूटेड एयर में रहता है तो वहाँ पर मॉर्बिडिटी बढ़ जाता है। इसलिए रेसिडेंस लोकेशन में इफेक्ट पड़ता है। हैबिट्स, उसका हैबिट क्या है, वो अगर स्मोकर है और ड्रिंक एडिक्टेड इन ड्रिंक होता है तो उसका हैबिट में मॉर्बिडिटी इफेक्ट करता है। जेंडर, मेल और फीमेल में अलग अलग मॉर्बिडिटी रेट होता है। तो लेकिन उसका स्पाउस क्या जब करता है इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दिस इज द राइट आंसर। ये 2016 में पूछ आने वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी स्टॉक होल्डर इन द इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस? तो यहाँ पर होगा कस्टमर इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छे लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इसका PDF अगर और PDF IC38 का PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर हम PDF प्रोवाइड करता है। अगर इस वीडियो आपको मदद मिली, अच्छी लगी तो प्लीज़ hit the like button and do subscribe for getting more updates from this channel. And अगर आप इस मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो 200 क्वेश्चन का टोटल 4 वीडियो में हम कवर करेंगे, अगर आप इस वीडियो को अगर ये जो सीरीज है अगर आप कंप्लीट करें तो मेरा गारंटी है कि इंश्योरेंस सेक्शन में जो 60 क्वेश्चन में अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ 31 to 32 जाता है तो आप ये जो सेक्शनल कट ऑफ आप इजीली क्लियर कर पाएंगे अगर आप ये 200 क्वेश्चन का सेट फुल्ली देखा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।